नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने मैथमेटिक्स के चैनल आई मैथ यू पर। जैसा कि आप देख सकते हैं थंबनेल में, हम बात कर रहे हैं रिट की जो परीक्षा हुई है 2025 में हमारी 27 फरवरी को L1 और 27 फरवरी को ही L2 की और 28 फरवरी को L2 की। उसके जो मैथमेटिक्स के क्वेश्चन आए थे, वो मैं क्वेश्चंस आपको व्याख्या सहित मतलब पूरा डिटेल में सॉल्व करवाना चाह रहा हूँ। पेपर तो हम लोगों को मिला नहीं, जितना इधर-उधर से पता चल पाया, ठीक है, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, उसके अनुसार ही हम चलेंगे। हो सकता है किसी प्रश्न में कुछ डेटा ऊपर-नीचे हो जाए, तो उसकी चिंता मत कीजिएगा। जब पेपर अपलोड होगा, ठीक है, इसकी वेबसाइट पर, तब हमें पूरा डिटेल में पता चल जाएगा। ठीक है, चलिए। रिट लेवल 1 27 फरवरी को जो पेपर हुआ था उसकी बात कर लेते हैं। लेवल 1 का एक ही पेपर हुआ था, ठीक है। L2 के दो शिफ्ट में पेपर हुए थे, एक तो 27 को और एक 28 को, और लेवल 1 का केवल 27 को ही हुआ था। चलिए भाई, क्या कह रहा है क्वेश्चन देखिएगा। किसी विद्यालय में प्रत्येक बच्चे को प्रतिदिन 150 ग्राम गेहूं तथा 100 ग्राम चावल के हिसाब से 60 बच्चों के लिए 30 दिन की सामग्री उपलब्ध है, तो कुल सामग्री कितनी है? देखना भैया, 150 ग्राम तो क्या है, गेहूं है। 100 ग्राम क्या है आपके पास, चावल। टोटल कितना ग्राम हो गया खाने के लिए, 250 ग्राम। बिल्कुल सही है। ये 250 ग्राम एक जने के लिए। ऐसे कितने बच्चे, 60 बच्चे, तो इसको 60 से गुणा कर देंगे, ठीक है। तो 25 का 6 से गुणा करूंगा तो 4 और 2 6 कितना होगा, 150, और पीछे वाले 2 जीरो, और ये ग्राम में आ गया 60 बच्चों के लिए एक दिन का। ऐसे दिन कितने हमारे पास, 30 दिन है, तो इसको और किससे गुणा कर देंगे, 30 से, ठीक है। अब ऑप्शन जो है किलोग्राम में था, तो यहीं पर अगर मैं किलोग्राम में बदलना चाहूं, तो इस 15,000 ग्राम में मैं भाग दे दूंगा किसका, 1000 का, तो ये कितना आ जाएगा, 15 किलो आ जाएगा। एक दिन के लिए 60 बच्चों की भोजन सामग्री कितनी है, 15 किलो। ऐसे कितने दिन है, 30 दिन है, तो 30 से गुणा कर लेते हैं। 15 थी 45 और पीछे वाला जीरो लग जाएगा, तो 450 किलोग्राम हमारा आंसर बिल्कुल सही होगा। चलिए, अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या कह रहा है आपको, डायग्राम बना हुआ आपके सामने, ठीक है। एंगल एओसी पूछ रहा है, एओसी मतलब इसकी वैल्यू आपको निकालनी है, ठीक है भाई। हमें पता है एक लाइन पर, एक पॉइंट पर एक ही तरफ बनने वाले जो कोण होते हैं उनका योगफल कितना होता है भाई, 180 होता है। तो इन तीनों का योग कर लेते हैं। तो योग करूंगा तो कितना आएगा, 5x और 3x कितना, 8x, और x कितना भाई, 9x। बिल्कुल सही है। -2 और +2 का योग करूंगा तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और बराबर में कितना भाई, 180, जो नियम हमें पता है उसके अनुसार। 9x बराबर कितना आ गया, 180 डिग्री। तो इसका मतलब 9 से इसको डिवाइड करूंगा तो 20 डिग्री आएगा। तो x का मान 20 डिग्री आया है, एओसी इसका मान पूछ रहा है, तो इसका मान पूछ रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, 5x निकालना है, तो x कितना आपके पास, 20 डिग्री। तो ये कितना आ गया, 100 डिग्री हमारा आंसर होगा, क्योंकि 5x की वैल्यू आपको निकालनी थी। अगला प्रश्न, ये जो आपको दे रखी है चार भिन्ने, इन भिन्नों में सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है, ये आपको पूछ रहा है, ठीक है। 13 बटा कितना है भाई, 15। 15 बटा कितना है भाई, 17। और फिर 17 बटा कितना है भाई, 19। और 19 बटा कितना है भाई, 21। तो भिन्नों के लिए हमें एक नियम पता है, और वो नियम ये होता है कि भिन्न के अंश हर का अंतर अगर सभी भिन्नों में एक समान हो, तो वह भिन्न सबसे बड़ी होती है जिसका अंश सबसे बड़ा हो। अंतर मैं देख सकता हूं कितने का है, यहाँ पर 2 का, यहाँ पर भी कितने का है, 2 का, यहाँ पर भी कितने का है, 2 का, और यहाँ पर भी कितने का है, 2 का। तो अंतर एक समान है, इसका मतलब भिन्न सबसे बड़ी कौन सी होगी, जिसका अंश सबसे बड़ा है। और सबसे छोटी पूछता तो कौन सी होती, जिसका अंश न्यूमरेटर सबसे छोटा होता। सबसे बड़ी पूछ रहा है तो अंश न्यूमरेटर सबसे बड़ा किसका है, 19 बटा 21 का, तो ये भिन्न सबसे बड़ी होगी। चलिए भाई, ठीक है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, 12 पैकेट का मूल्य कितना है, 362.76 रुपए है, तो एक पैकेट का मूल्य कितना होगा। तो 12 पैकेट का मूल्य इतना है, तो एक का मान पूछा है, तो क्या होगा भाई, 362.76 में भाग दे देंगे किसका भाई, 12 का। पॉइंट को एक बार के लिए छोड़ दीजिए, 12 से इसको डिवाइड कर लेते हैं, बिल्कुल। 12 से चला गया कितनी बार, 3 बार, फिर 2 में जाएगा नहीं भाग, तो 0 हो जाएगा। 27 हो गया, तो 12 से अब चला गया 2 बार, फिर कितना बच गया, 3। 36 होगा तो फिर से चला जाएगा 3 बार।
अब पॉइंट के बाद 2 अंक है तो इसमें भी पॉइंट के बाद 2 अंक आने चाहिए, तो आंसर हो जाएगा 30 पॉइंट कितना 23। ये हमारा आंसर बिल्कुल सही होगा। चलिए भाई अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपको क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। प्रश्न कह रहा है आपको एक खंबा जो है 3/10 भाग कीचड़ में है, 2/5 भाग पानी में है और शेष 2 मीटर बाहर है, तो कुल लंबाई कितनी होगी। 3/10 कहाँ है, कीचड़ में। 2/5 कहाँ है, भाग पानी में। तो इसका मतलब 3/10 किसका, टोटल का। 2/5 भी किसका, टोटल का। तो नीचे जो हर में लिखा हुआ ये टोटल की इकाई है, तो ये और ये इकाई एक समान होनी चाहिए क्योंकि खंबा तो सेम ही है। तो इसको और इसको समान करना है तो इनका एलसीएम ले लूंगा। तो 5 और 10 का एलसीएम 10 होगा, तो ये तो 10 ही है, इसको 10 बनाना है तो 2 से मल्टीप्लाई करूंगा। नीचे भी होगा 2 से और ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई होगा क्योंकि दोनों जगह सेम चेंजेस होंगे इसलिए। तो टोटल जो लंबाई है उसकी इकाई कितनी आ गई, 10। यहां देखें या यहां एक ही बात है। ऊपर ये जो 3 इकाई है ये किसके लिए, कीचड़ के लिए। ये जो 4 इकाई है ये किसके लिए, पानी के लिए। तो 4 और 3 कितनी हो गई, 7 हो गई। बची कितनी आपके पास में, 3 इकाई। वो 3 इकाई शेष है और जो कि लंबाई में कितनी है, 2 मीटर। तो 3 इकाई का मतलब कितना है भाई, 2 मीटर है। सही है। तो 1 इकाई का मतलब कितना होगा भाई, 2/3 मीटर। पर बात 1 इकाई की नहीं हो रही है, बात यहां पर हो रही है क्या, कुल लंबाई की। और कुल कितनी लंबाई है, ये 10। तो 10 के बारे में आपको पूछ रहा है तो कितना हो जाएगा, 10 से गुणा करने पर 20/3 मीटर। जिसको मैं क्या कह सकता हूं, 6 सही 2/3 मीटर। सही है भाई। या फिर 6.666 मीटर, इस तरह से भी हम कह सकते हैं। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। क्या कह रहा है अगला प्रश्न, देखिए। देखिएगा, 4 दर्जन पेन का मूल्य आपको कह रहा है 120 रुपए है, तो 34 रुपए में कितने पेन आएंगे। इसको थोड़ा सा सही कर लेते हैं। ये 34 नहीं, यहाँ पर 35 होगा। 35 रुपए में कितने पेन आएंगे। चलिए देखिएगा, 4 दर्जन पेन का मूल्य 120 रुपए, इसका मतलब 120 रुपए में 4 दर्जन पेन आते हैं। 4 दर्जन को अगर मैं संख्या में बदलना चाहूं तो 1 दर्जन में 12 होता है, तो 4 दर्जन में कितने पेन हो गए भाई, 48 पेन हो गए। तो इसका मतलब 120 रुपए में 48 पेन आते हैं। तो 1 रुपए में कितने पेन आते हैं भाई, 48/120। पर क्या 1 रुपए की बात कर रहा है ये, नहीं, 35 रुपए की बात कर रहा है। तो 35 रुपए में कितने पेन आएंगे, 35 रुपए में कितने पेन आएंगे, 48/120 मल्टीप्लाई कर दूंगा किससे, 35 से। ठीक है। चलिए अब जो कैंसिल हो रहा है वो चीजें कैंसिल कर लेते हैं। 12 से तो ये चला जाएगा कितनी बार, 10 बार। और 12 से इसको कर सकता हूं कितनी बार, 4 बार। 5 से चला जाएगा 2 बार। 5 से ये चला जाएगा कितनी बार, 7 बार। इसको कर दूंगा कितना, 2 बार। 7 का 2 से हो जाएगा कितना, 14। हमारा आंसर बिल्कुल सही हो। चलिए अगला प्रश्न, आपको एक सीरीज दे रखी है, उस सीरीज का योग पूछ रहा है कि इसका योग कितना होगा। देख लेते हैं इसका योग कितना होगा। 1/20, 1/30, 1/42 इस तरह से है। तो 1/20 है। जब कभी भी इस तरह से आए तो करने के दो तरीके, एक तरीका तो आप एलसीएम ले सकते हैं और दूसरा तरीका आप सीधा शॉर्टकट लगा सकते हैं। शॉर्ट ट्रिक क्या है वो मैं आपको बता देता हूं। इस 20 को मैं क्या लिख सकता हूं, कई तरीके से लिख सकता हूं, पर इसको इस तरीके से टुकड़ों में लिखना है कि जो यहां पर पद आए, जो यहां संख्या है वही संख्या आगे आए, और यहां पर जो आप इसके टुकड़े करो उनका अंतर ऊपर उपलब्ध होना चाहिए। ठीक है। 20 को मैं लिख सकता हूं 4 इंटू कितना, 5। बिल्कुल सही है। लिखने को तो 10 इंटू 2 भी लिख सकते हैं। 30 को मैं लिख सकता हूं 5 गुणा 6। फिर 42 को मैं लिख सकता हूं 6 गुणा 7। और आगे जो 56 है उसको लिख सकता हूं 7 गुणा 8। अब आप देख सकते हैं जहां पर खत्म हुआ वहीं से अगला शुरू हो रहा है। बिल्कुल सही है। जहां पर खत्म हुआ वहीं से अगला शुरू हो रहा है। और साथ ही साथ इन दोनों का अंतर जो है वो ऊपर है। इन दोनों का अंतर ऊपर, इन दोनों का अंतर और इन दोनों का अंतर भी ऊपर उपलब्ध है। इस केस में आपका आंसर क्या होता है, सबसे पहले वाली भिन्न मतलब 1/4 माइनस सबसे लास्ट वाली भिन्न मतलब 1/8। इसको सरल कर लीजिए। एलसीएम आ गया कितना, 8। 4 से 8 जाएगा 2 बार, 2 का 1 से गुणा होगा 2,
8 से 8 जाएगा, एक बार 1 से गुणा होगा 1 और आंसर आएगा मेरा 1/8। ऐसा इसलिए संभव है क्योंकि इसी के अगर टुकड़े करके लिखोगे तो आप ऐसे लिख सकते हो 1/4 माइनस 1/5, इसको लिख सकते हो 1/5 माइनस 1/6, इसको लिख सकते हो 1/6 माइनस 1/7 और इसको लिख सकते हो 1/7 माइनस 1/8 और इन सबके बीच में प्लस है जो कि आप लगा सकते हो। तो फाइनली आप देखोगे ये वाली चीजें जो बीच में लिखी हुई है कहीं काम नहीं आ रही है, फर्स्ट और लास्ट से आपका उत्तर आ रहा है। चलिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न क्या कह रहा है देखिएगा। 5,52,21,303 को अंकों में लिखना है, लिख सकते हैं। 5 करोड़, करोड़ मतलब 7 जीरो लगेंगे, 1 2 3 4 5 6 और 7। फिर क्या बोल रहा है आपके पास 52 लाख, लाख मतलब कितना, 5 जीरो लगेंगे, 1 2 3 4 5 और ये आपका हो गया 52। बिल्कुल सही है, 1 2 3 4 5, ठीक है भाई। 21,000, हजार मतलब 3 जीरो लगेंगे, 1 2 3 और 21, तो ये लीजिए 21। 21,300, तो 300 है 100 मतलब 2 जीरो लगेंगे और 303, तो ये लीजिए 3। बस इसको जोड़कर लिख दीजिए, ये आ गया 3, ये आ गया 0, ये आ गया 3, ये आ गया 1, ये आ गया 2, ये आ गया 2, ये आ गया 5 और आगे वाला 5। ठीक है भाई, चलिए अगला प्रश्न। क्या कह रहा है अगला प्रश्न देखिए। 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 23 है। हमें पता है कि कोई भी क्रमागत संख्या हो, चाहे सम हो, विषम हो, किसी का गुणज हो, क्रमागत संख्याओं का कॉन्सेक्यूटिव नंबर का जो औसत होता है वो मध्य संख्या होती है। तो इनकी मध्य संख्या कौन सी है, ये रही, और ये कितनी है आपके पास 23 है। तो इसके बाद कौन सी आएगी, 24, और हमें भी कौन सी चाहिए, सम ही चाहिए, तो 24 सही है। इससे पहले क्या आएगी 22, इससे पहले क्या आएगी 20 और 24 के बाद क्या आएगी 26। सबसे बड़ी पूछा है तो सबसे बड़ी आप देख सकते हैं कौन सी है, 26 बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न देखिए। किसी वस्तु को 1,080 रुपए में बेचने पर 10% की हानि होती है, तो 10% लाभ प्राप्त करने के लिए कितने में बेचा जाएगा। 10% की हानि होती है मतलब 90% पे वो बेच देता है, और रुपए में कितने पर बेच देता है, 1,080 रुपए में। तो 1% का मतलब कितना हो जाएगा भाई, 1% का मतलब 1,080 बट्टा में कितना 90। पर 1% का मतलब नहीं पूछा आपको, 10% लाभ पूछा है, इसका मतलब कितने पर बेचना चाहेगा, 110% पर बेचना चाहेगा। तो 1,080 बट्टा 90, ये तो 1% का मान है, 110% का मान निकालना है तो गुणा में 110 कर लेते हैं। ये कट गया, बिल्कुल कट गया। ये इसको काट देगा 12 बार, बिल्कुल काट देगा क्योंकि बार नम 108 होता है। 12 का 11 से गुणा करूंगा तो 132 आएगा और पीछे वाला जीरो लगाऊंगा तो 1,320 रुपए आपका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या कह रहा है। किसी आयताकार बाग की लंबाई चौड़ाई में 10 मीटर अधिक है और इसके चारों ओर बाड़ लगाने का खर्चा 15.5 प्रति मीटर की दर से 1,550 रुपए है, तो लंबाई ज्ञात करनी है। ठीक है भाई, हमें पता है कि उस आयत के चारों ओर बाड़ लगानी है, इसका मतलब उसका जो परिमाप है 2l+b वो पूरा का पूरा कवर होगा। बिल्कुल सही है भाई, ये इतनी जगह पर आपको बाड़ लगानी है और खर्चा क्या है 15.5 मीटर प्रति मीटर, तो 15.5 से मल्टीप्लाई करवा देते हैं, जो कि बराबर होगा किसके, 1,550 रुपए के, जैसा कि प्रश्न में दिया हुआ है। ये हटेगा, ये लगेगा, ये इसको काट देगा कितनी बार, एक बार, तो ये 10 हो जाएगा। इस 10 का उस 10 से गुणा कर देंगे, उससे पहले इसको इससे काट देंगे तो 5 बार कट जाएगा, तो 10 का 5 से गुणा कर देंगे तो 50 हो जाएगा। बिल्कुल सही है, l+b मेरे पास आया 50, और l और b का अंतर मुझे दे रखा है कितना, 10, 10 ही दे रखा है, बिल्कुल 10 दे रखा है। अब आपको क्या पूछ रहा है, आपको पूछ रहा है लंबाई। तो हमें पता है कि जब दो चर हो और दो समीकरण हो और उन दोनों चरों का योग और उन दोनों चरों का अंतर हो और पहला चर निकालना हो, जैसे कि यहाँ पर l निकालना है, तो सिंपल सा तरीका, इन दोनों को जोड़ लीजिए, 50 और 10 60 और उसका आधा कर दीजिए, तो आंसर आ गया कितना, 30। चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न, अगला प्रश्न आपको कह रहा है कि, ठीक है, अगला प्रश्न आपको क्या कह रहा है
60 से 80 के मध्य अवज्य संख्या कौन कौन सी है, उनका आपको नंबर लिखकर वो सारी उनका योग करना है। बिल्कुल ठीक है भाई। 60 से 80 के मध्य, तो सबसे पहला कौन सा होगा भाई? 61। ठीक है, फिर 62 होगा नहीं, 63, 64, 65, 67 पर जाएंगे सीधा। ठीक है भाई, 68, 69, 70 किसी काम का नहीं, 71 पर जाएंगे। 72 किसी काम का नहीं, 73 पर जाएंगे। 74, 5, 6, 7, 8, 79 पर जाएंगे। अब इन सबको ऐड करके आपको बताना है। ठीक है, चलिए ऐड कर लेते हैं भाई। 9 और 1 कितना? 10। 7 और 3 कितना? 10। 10 और 10 20 और 1 21, और कैरी फॉरवर्ड हासिल कितना चला जाएगा आपके पास? 2 चला जाएगा। अब इनको जोड़ लेते हैं। 7 14 21। ठीक है, 21 और 6 कितना? 12, और 21 और 12 कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा? 21 और 12 आपके पास 33, और 2 कर लेते हो 35 हो जाएगा। 351 हमारा आंसर बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न ध्यान से देखिएगा। 1.27 पर बार है, तो इसको आपको किस में लिखना है? भिन्न में लिखना है। बिल्कुल भिन्न में लिख सकते हैं। देखिए 1 प्लस 0.27 बार ऐसे लिख सकते हैं, पॉइंट वाली संख्या को अलग और बिना पॉइंट वाली संख्या को अलग। बिल्कुल सही है। अब दशमलव और बार दोनों एक साथ हटेंगे, हट चुके हैं। दशमलव के बाद में कितने अंक है? 2 अंक है, तो नीचे 9 भी कितने आएंगे? 2 ही आएंगे। अब तीसरी और चौथी शर्त यहाँ लग नहीं रही है कि दशमलव के बाद में कितने अंक नहीं है उतने जीरो लगाए, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है यहाँ पर, तो आगे उसको नहीं करना। ये कैंसिल हो रहे हैं। 9 से कितनी बार? 3 बार, और ये 9 से कितनी बार? 11 बार। 1 प्लस 3/11, तो एलसीएम ले लूंगा, कितना आएगा? 11। 11 का 1 से गुणा, 11 प्लस 3 कर लूंगा, तो कितना हो जाएगा? ये 14 बट्टा में कितना आ जाएगा आपके? 11। सही है भाई। चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न देखिए। 10% साधारण ब्याज की दर से कोई धनराशि स्वयं का 3 गुना कितने समय में हो जाएगी? हो जाएगी मतलब मूलधन कितना है? माना 1 इकाई। हो जाएगी मतलब मिश्र धन हो गया कितना? 3 इकाई। सही। तो इसका मतलब ब्याज कितना हुआ? जो इनका अंतर है, और वो कितना है? 2 इकाई। सरल ब्याज है, तो सरल ब्याज मतलब 2 इकाई बराबर मूलधन जो कि 1 इकाई मान रखी है, समय जो कि हमें निकालना है, और दर जो कि हमको दे रखी है कितनी? 10%। ठीक है भाई। चलिए, और बट्टा में कितना आ जाएगा? 100। जीरो से ये जीरो काट सकता हूं, 10 उधर चला जाएगा, तो समय आ जाएगा कितना? 20 वर्ष आपका बिल्कुल सही होगा। ठीक है भाई। एक माना, मिश्र धन हो गया 3, ब्याज हो गया 2, मूलधन इंटू समय इंटू दर बट्टा 100, तो फॉर्मूला लगाकर हमने टी समय का मान निकाल लिया, जो कि आपके सामने आ रहा है 20 वर्ष। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न हमको कह रहा है, एक कोण अपने पूरक कोण का क्या है? 2 गुना है, तो कोण क्या होगा? ठीक है, एक कोई कोण है जो कि अपने पूरक कोण का 2 गुना है। तो पूरक कोण अगर 1 है, तो वो कोण 2 गुना मतलब 2 इकाई हो गया। हमें पता है 2 कोण आपस में पूरक कोण होते हैं, कब होते हैं? जब उनका योगफल कितना होता है? 90 डिग्री। तो इसका मतलब दोनों का योग कितना है? 90। तो ऊपर टोटल लगाया, तो नीचे क्या आएगा? तो अगर ऊपर हमने टोटल 90 जो कि इनका योग है, ठीक है, क्योंकि 2 कोण पूरक कोण उसी समय होते हैं जब उनका योगफल 90 हो, तो नीचे इनके अनुपातों का योग आएगा 2 + 1। इसके बारे में पूछ रहा है, उस कोण के बारे में पूछ रहा है, तो कोण मतलब क्या? 2। तो 2 से गुणा कर देंगे, क्योंकि कोण की इकाई 2 मान रखी है। 2 और 1 कितना? 3। 3 इसको काटेगा कितनी बार? 30 बार, और 2 से गुणा करूंगा तो कितना आएगा? 60 डिग्री। ठीक है भाई। चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है? ध्यान से देखिएगा। प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं के घनों का योग करना है, और उस योग का हमें औसत बताना। आराम से बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। प्रथम n प्राकृत संख्याओं के घनों के योगफल का सूत्र हमें पता है, जो कि क्या होता है? n+1/2, और उसका क्या होता है? स्क्वायर। ठीक है भाई। n मतलब जितनी संख्याएं हैं, संख्याएं कितनी है? 5, तो n का मान 5 रख लेते हैं। 5, 5 + 1 कर लूंगा 6, बट्टा में कितना? 2, और उसका क्या करना है? स्क्वायर। तो ये लीजिए स्क्वायर कर लेते हैं। ये काट लेता हूं, बिल्कुल काट लिया। कितनी बार कटा भाई? 3 बार। तो 5 का 3 से गुणा कर लेंगे, कितना हो जाएगा भाई? 15,
और 15 का स्क्वायर कर लेंगे, जो कि कितना होता है 225। ये तो योग आया अभी तक, हमें योग नहीं, हमें औसत बताना है। तो औसत क्या होता है भाई, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। तो राशियों का योग कितना आया 225, बिल्कुल सही। और राशियां कितनी है 5 है, तो किससे भाग दे दूंगा 5 से। ये लीजिए 5 से भाग दे देते हैं, 5 से गया कितनी बार 4 बार, ठीक है। फिर कितना बचा 225 हुआ, तो फिर कितनी बार गया 5 बार। तो आंसर कितना आ गया आपका 45 आ गया। चलिए भाई अगला प्रश्न क्या कह रहा है देखिए। एक वर्ग की भुजा है, ठीक है, एक वर्ग की भुजा को 1/3 किया जाए तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा। 1/3 किया जाए, इसका मतलब पहले भुजा कितनी थी भाई 3 इकाई थी, ठीक है। तो क्षेत्रफल क्या था, क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर, तो 3 इकाई का स्क्वायर करूंगा तो कितना आ जाएगा 9 इकाई आ जाएगा। 3 का 1/3 करूं तो कितना होगा भाई 1 होगा, ठीक है। तो अब भुजा कितनी है 1 है, तो क्षेत्रफल क्या होगा, क्षेत्रफल होगा भुजा का स्क्वायर, तो 1 इकाई का स्क्वायर करूंगा तो 1 ही आएगा, बिल्कुल सही है। तो अब आपको पूछ रहा है अब क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, तो साफ साफ दिख रहा है अब क्षेत्रफल पहले का कितना हो जाएगा 1/9 हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न देखिए। किसी वस्तु को 1260 रुपए में खरीद कर 1197 रुपए में बेच दिया जाता है, तो हानि का प्रतिशत बताना है। ध्यान रखिएगा, सिर्फ हानि नहीं है, हानि का प्रतिशत बताना है। बिल्कुल बता देंगे, कैसे देखिए। 1260 में खरीदा है, बिल्कुल सही है भाई, ये उसका क्रय मूल्य है, कॉस्ट प्राइस है। बेचते टाइम कितने में बेच दिया 1197 रुपए में बेच दिया, ये उसका सेलिंग प्राइस है, विक्रय मूल्य है। तो सबसे पहले नुकसान तो हो ही रहा है, कितने का हो रहा है, जो इनका डिफरेंस है। तो हानि तो हो ही रही है रुपए में, वो रुपए में कितनी हो रही है पहले उसका डिस्कशन कर लेते हैं। तो 3 इधर कम है और 60 उधर ज्यादा है, तो इसका मतलब 63 रुपए की आपको हानि हो रही है। अब आपको हानि रुपए में नहीं प्रतिशत पे बतानी है, तो 63 की हानि है, बिल्कुल सही। किस पर है भाई, जो कॉस्ट प्राइस है, क्रय मूल्य है, उस पर है। और क्रय मूल्य कितना है 1260 है, ये लीजिए 1260, और प्रतिशत के लिए गुणा में क्या आ जाएगा आपके पास 100 आ जाएगा। कुछ कैंसिल हो रहा है, 0 से 1 0 कर सकता हूं, 63 से इसको करना है तो कितने टाइम्स 2 टाइम्स हो जाएगा, और 10/2 कर लूंगा तो कितना हो जाएगा भाई 5% हो जाएगा। तो 5% की हमको क्या हो रही है भाई हानि हो रही है। चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है देखिएगा। अगला प्रश्न कह रहा है संख्या 16 तथा 36 के एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात क्या होगा। 16 और 36 है हमारे पास, बिल्कुल सही है। तो पहले इनका एलसीएम निकालते हैं, तो आप चाहे एलसीएम निकालो मतलब लसअप निकालो, या एचसीएफ निकालो मसअप निकालो, इनके पहले गुणनखंड फैक्टर्स आपको करने पड़ेंगे। तो 16 मतलब क्या होता है भाई 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 मतलब 2 की घात कितनी 4, बिल्कुल सही। 36 क्या होता है भाई 9 चौक 36 होता है, और 9 मतलब होता है 3 का स्क्वायर, और चौक मतलब 4 मतलब होता है 2 का स्क्वायर, बिल्कुल सही है। अब आप इनको देखकर एलसीएम और एचसीएफ निकाल लीजिए। एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम आएगा 2 और 3, 2 है हमारे पास अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के रूप में, बिल्कुल सही है। 2 की अधिकतम घात कितनी है 4, और 3 की अधिकतम घात कितनी है 2, तो ये हमारा एलसीएम आएगा। एचसीएफ क्या आएगा, जो दोनों में हाईएस्ट कॉमन है, ठीक है, जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, तो एलसीएम आएगा इनका क्या 2 की घात 2, बिल्कुल सही है। इनका हमें क्या बताना है, अनुपात बताना है। तो ये लीजिए 2 की घात 4 इंटू 3 का स्क्वायर, और बटा में क्या 2 की घात 2। कुछ कैंसिल हो रहा है, बिल्कुल 2 घात से 2 घात चली जाएगी, नीचे कुछ नहीं बचेगा, ऊपर बचेगा 2 की घात 2 मतलब 4, और 3 का स्क्वायर मतलब 9, 9 और 4 का गुणा कितना 36, और नीचे कुछ नहीं है मतलब 1 है, तो 36/1 जो है वो हमारा आंसर बिल्कुल सही होगा। ठीक है भाई, चलिए तो ये था हमारा L1 का पेपर, ठीक है। अब L2 के पेपर के लिए, L2 का पेपर है हमारा कौन सा 28 फरवरी वाला, तो उसके क्वेश्चंस भी देख लेते हैं। देखिएगा फर्स्ट क्वेश्चन, जैसा कि आप देख सकते हैं, रीट लेवल 2 28 फरवरी, 27 फरवरी वाला नहीं 28 फरवरी वाला, इसके बाद में 27 फरवरी वाला करेंगे। उसका फर्स्ट प्रश्न पहला सवाल आपको क्या कह रहा है देखिएगा।
एक कार है जो कि 18 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 10 मिनट चलती है, बाद में 36 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 15 मिनट चलती है, तो कुल दूरी कितनी है? देखो भाई, 18 किलोमीटर प्रति घंटा मतलब 60 मिनट में कितनी जाती है? वो 18 किलोमीटर जाती है, बिल्कुल सही है। तो एक मिनट में कितनी जाएगी? 18/60 जाएगी, बिल्कुल सही है। लेकिन हमें 10 मिनट चलानी है, तो 10 मिनट में कितनी जाएगी? तो 18/60 इंटू कितना हो जाएगा आपके? 10। एक जीरो से एक जीरो, 6 से 18 चला गया कितनी बार? 3 बार। सही। तो इसका मतलब कितने किलोमीटर चली जाएगी? 3 किलोमीटर चली जाएगी। फिर बोल रहा है आपको 36 किलोमीटर प्रति घंटे से 15 मिनट चलती है, तो उसके हिसाब से देखूं तो प्रति घंटा कह रहा है, मतलब एक घंटा मतलब 60 मिनट में कितनी जा रही है? वो 36 किलोमीटर जा रही है, बिल्कुल सही है। तो फिर एक मिनट में कितनी जाएगी भाई? 36/60 जाएगी, बिल्कुल सही है। लेकिन जाना 15 मिनट है, तो 15 मिनट में कितनी जाएगी भाई? 36/60 इंटू कितना हो जाएगा? 15। तो कुछ कैंसिल हो रहा है? बिल्कुल हो जाएगा। यहां से मैं देख सकता हूं कि 15 से ये चला जाएगा 60 कितनी बार? 4 बार। और 4 से 36 चला जाएगा कितनी बार? 9 बार। तो 9 किलोमीटर जाएगी। तो 3 किलोमीटर वो और 9 किलोमीटर ये, इसको अगर मैं जोड़ लूं तो 9 और 3 कितना हो जाएगा भाई? 12 किलोमीटर। तो टोटल कितना चलेगी? वो 12 किलोमीटर चलेगी। चलिए अगला प्रश्न। प्रश्न आपके सामने है। आपको कह रहा है इस x का मान क्या होगा? ये दे रखा आपको 28 डिग्री, ये आपको दे रखा है 65 डिग्री, और इस x की वैल्यू आपको पूछ रहा है, और ये 90 डिग्री आपको दे रखा है। आराम से कर सकते हैं। हमें पता है ये एक त्रिभुज है QSR, ठीक है? तो ये बाहर वाला एंगल है, तो अंदर वाला जो एंगल है इन दोनों का टोटल इस 65 के बराबर होगा। तो फिर ये कितना होगा ये हम देख सकते हैं। तो इसकी वैल्यू हम बता सकते हैं आराम से, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 65 पे से लेस कर लीजिए 28 को, ठीक है? तो 65 में से 28 कम करूंगा तो 28 और 2 कितना हो गया? 30, 35 और ये 37 डिग्री हो जाएगा, कोई समस्या नहीं है। अब ये 37 डिग्री होगा और ये दोनों समानांतर है, तो ये एक Z आकृति आपके सामने बन रही है, बिल्कुल बन रही है। तो ये 37 है, तो ये भी कितना होगा भाई? 37 ही होगा। क्यों? क्योंकि एकांतर कोण ऑल्टरनेट एंगल्स बन चुके हैं। अब ये ऊपर वाला जो त्रिभुज है ये 90 डिग्री है, तो समकोण त्रिभुज है। तो 37 और 90 इन दोनों को जोड़कर अगर 180 में से घटा दूं तो x का मान आ जाएगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है? 180 होता है। तो इसका मतलब उसको निकाल लेते हैं। तो 180 में से माइनस कर लेते हैं 37 और 90 को, तो 90 और 37 कितना हो गया भाई? 127 डिग्री हो गया। 27 में 3 करूंगा तो 30 हो जाएगा, तो 53 डिग्री मेरा आंसर आ जाएगा। तो जो x पूछा है वो 53 डिग्री निकल कर आएगा। चलिए भाई अगला प्रश्न। अगला प्रश्न फिर से डायग्राम का ही है, देखिएगा। आपको बोल रहा है पी क्यू और एस आर जो है दोनों समानांतर है, बिल्कुल सही है। ये 11 है, ये 10 है, ये 8 है, तो इसका क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। बिल्कुल कर सकते हैं। ये 8 सेंटीमीटर है, इसको भी इससे मिला लूं तो ये भी कितना होगा? बिल्कुल 8 सेंटीमीटर ही होगा। बिल्कुल ठीक है, सही है भाई। अब ये कितने पर है? 90 डिग्री पर है, बिल्कुल ठीक है। तो मैं देख सकता हूं यहां पर एक समकोण त्रिभुज बना है जिसमें कर्ण 10 है, लंब 8 है, तो आधार कितना होगा? तो पाइथागोरस प्रमेय से ये निकल कर आ जाएगा 10 का स्क्वायर माइनस 8 स्क्वायर, तो कितना? 6 का स्क्वायर आएगा, और उसका वर्गमूल करूंगा तो कितना आएगा मेरे पास? 6 आ जाएगा। तो ये कितनी आ गई? 6 आ गई। ये पूरी 11 है, उसमें से यहां तक ये 6 है, तो ये कितनी होगी? 11 माइनस 6 मतलब कितनी होगी? 5 होगी। ये यहां से यहां तक 5 है, तो ये भी कितनी होगी भाई? 5 ही होगी, तो ये आ गई 5। अब मैं देख सकता हूं कि ये मेरे सामने एक समलंब चतुर्भुज था, और समलंब चतुर्भुज के लिए हमें पता है क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 समानांतर भुजाओं का योग, पैरेलल साइड्स का सम। तो 5 और ये पूरी कितनी है? 11। तो ये 5 प्लस 11 समानांतर भुजाओं का योगफल इंटू उनके बीच की लंबवत दूरी। तो लंबवत दूरी कितनी है? 8 है, तो ये गुणा में 8। 2 8 इसको काट देगा, ये आ जाएगा कितना आपके पास? 16, और उसका 4 से गुणा करूंगा तो आंसर आ जाएगा कितना? 64। चलिए भाई अगला प्रश्न। क्या कह रहा है अगला प्रश्न? देखिए,
जॉन ने एक पुराना फ्रिज खरीदा, 1500 रुपए की मरम्मत करवाकर उसको 8,100 रुपए में 8100 रुपए में बेच दिया, और बेचने पर उसे क्या हुआ है? बेचने पर उसे 10% की हानि हुई है। तो फ्रिज का वास्तविक मूल्य कितना था, ये आपको बताना है। कितने में बेचा? 8,100 रुपए में, और 10% की हानि हुई, मतलब 90% में बेचा। और 90% का मतलब रुपए में है 8100 रुपए, तो 1% का मतलब कितना हो गया? 8100 बट्टा में कितना? 90। तो 100% जितने में उसने खरीदा था वो रेट कितनी हो गई? 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, ये आ गया, तो 9,000 रुपए मेरे पास आ चुका है। 9,000 रुपए उसका टोटल कॉस्टिंग है, कुल उसका क्रय मूल्य है। अब 9,000 में से 1,500 रुपए तो वो है जो मरम्मत में लगे हैं, तो वास्तव में कितने में खरीदा? तो 1,500 इसमें से कम कर लेते हैं, तो आंसर कितना आ जाएगा? 7,500 रुपए। सही है भाई। चलिए अगला प्रश्न। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब जो है ये किसके बराबर होगा? तो ये तो एक फॉर्मूला है, आपको पता हो तो। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है, जो कि होता है ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ऑफ ए बी प्लस ऑफ बी स्क्वायर। बस ए बी की जगह यहाँ एक्स और वाई चल रहा है, तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब हो जाएगा एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स वाई प्लस ऑफ वाई स्क्वायर। तो ये हमारा बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, देखिए। किसी 8 सेंटीमीटर भुजा वाले घन को काटकर बनाए जाने वाले बड़े से बड़े बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? तो आप देख सकते हैं, अगर किसी घन में हम बेलन बनाए, ठीक है, जैसे कि ये घनाकार आकृति है हमारे पास, जिसकी भुजा दे रखी है कितनी? 8। तो कोई सी भी भुजा ले लीजिए, सारी की सारी 8 ही है। इसके अंदर अगर घन की बेलन की बात करूं तो इस तरह से बेलन बनेगा कोई, ठीक है, बिल्कुल सही। तो हमें पता है कि इस बेलन की जो ऊंचाई होगी वो इसकी भुजा के बराबर होगी, मतलब 8 होगी, ठीक है। और अगर मैं ऊपर से टॉप से देखूं तो ये जो इस घन की सबसे टॉप वाली सरफेस है, और ये इस बेलन का मैं देख सकता हूं जो कि पूरा का पूरा सर्कल, मतलब जो आप कह सकते हैं उसका बॉटम या उसका टॉप कह सकते हैं, तो वो इस तरीके से पूरा का पूरा आपको नजर आएगा। ये भुजा है, बिल्कुल 8 सेंटीमीटर भुजा है, तो ये इसका व्यास है, तो त्रिज्या कितनी होगी इसकी? 4 हो जाएगी। अब हमें बेलन की त्रिज्या पता है आधार की, और बेलन की ऊंचाई पता है, तो हमें बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, जो कि हमें पता है क्या होता है, वो होता है पाई आर स्क्वायर इंटू एच। ऑप्शन पाई में ही था, तो पाई को पाई रहने देते हैं। आर स्क्वायर मतलब क्या? 4 का स्क्वायर कर लूंगा, कितना हो जाएगा? 16 इंटू एच, एच कर लूंगा तो एच कितना है भैया आपके पास? 8। ठीक है, एच 8 ही आएगा, बिल्कुल ठीक है। अब इसका गुणा कर लेते हैं, तो कितना हो जाएगा ये? पाई आर स्क्वायर, तो आर 4 था, 4 का स्क्वायर 16 हो गया, बिल्कुल सही है। और एच आ गया आपके पास 8, तो 8 आ चुका है। घन को काटकर बनाए जाने वाले बड़े से बड़े बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, अच्छा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है, तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर इंटू एच होता है भाई। पाई आर स्क्वायर एच तो इसका आयतन हो जाएगा। पाई को पाई रहने देते हैं, ठीक है। आर कितना है भाई? 4 है। एच कितना है भाई? 8 है। तो 8 का 4 से 32, 32 का 2 से कितना? 64, और पाई आएगा साथ में। पाई को पाई में ही रखना है क्योंकि ऑप्शन पाई में ही थी। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न देखिए। 1/2 का मतलब होता है गुणा, 20% हटेगा तो 100 लगेगा, प्लस 1/3 का मतलब होता है गुणा, प्रतिशत हटेगा तो 100 लगेगा, ठीक है। इसको सरल करके आपको बताना है क्या आने वाला है। कट रहा है कुछ? बिल्कुल, ये गया 10 और 0, ये गया 10 और 0, ठीक है। तो कितना आगे आप देख सकते हैं, 1 बटा कितना? 10, और वहां पर भी कितना? ये एक 0 और काट लिया, ठीक है। तो 10 और, अच्छा 0 काट चुके हैं, तो ये आ गया 1/10। तो 1/10, 1/10, 2/10 हो गया, मतलब 1/5। ऑप्शन में 1/5 नहीं था, ऑप्शन में कुछ इस तरीके से था कि उसको सॉल्व करने पर 1/5 आ रहा था। जैसे कि जहां तक याद आ रहा है 20 का 50% रहा होगा शायद, देखते हैं, जहां तक मुझे याद आ रहा है 20 का मतलब गुणा 50%, 50% मतलब 1/2 होगा, या कुछ ऐसा ही रहा होगा, 1/2 का 50% रहा होगा,
ठीक है, तो 1/2 का मतलब गुणा 50%, तो 50 बट्टा में कितना आ जाएगा भाई 100। ये 1/2 होगा तो 1/4 आ रहा है। चलिए 1/2 तो 1/5 का 50% रहा होगा शायद, क्योंकि अभी मेरे को याद नहीं आ रहा है। जहां तक मैं 1/5 से दोनों को मैच करना चाह रहा हूं उसके अकॉर्डिंग शायद ऐसा ही कुछ रहा होगा, पर आएगा उसको भी सॉल्व करने पर कितना 1/5। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या बोल रहा है आपको देखिए। किसी समबहुभुज का प्रत्येक बाह्य कोण उसके अंतः कोण का 2/7 भाग है, तो उसकी भुजाओं की संख्या क्या होगी? 2/7। ठीक है, समबहुभुज का प्रत्येक बाह्य कोण उसके अंतः कोण का, ये अंतः कोण हो गया, बिल्कुल सही है, और ये बाह्य कोण हो गया, बिल्कुल सही है। अब हमें पता है किसी भी समबहुभुज के लिए अंतः कोण और बाह्य कोण का योगफल कितना होता है? 180 होता है। तो ये 180 और नीचे अनुपातों का योग 7 और 2 कितना? 9। बाह्य कोण की बात करूं तो 2 से गुणा करवा देता हूं, तो ये लीजिए 2 से 9, इसको काट देगा 20 बार, 20 का डबल कितना हो जाएगा? 40 डिग्री, बिल्कुल सही है। प्रत्येक बाह्य कोण क्या होता है किसी भी समबहुभुज के लिए? 360/n, मतलब भुजाओं की संख्या, जो कि किसके बराबर है? 40 के। n का मान निकालना है, 0 से 0, 4 से 36 गया 9 बार, तो n का मान आ गया कितना? 9। तो भुजाओं की संख्या 9 आपके पास आ चुकी है। चलिए अगला प्रश्न, इसको सरल करना था आपको, इसको सरल कर सकते हैं। 64 का वर्गमूल करना 8 होता है भाई, और ऊपर क्या है? 2/3, बिल्कुल सही है। अब इस 8 को मैं क्या लिख सकता हूं? 2 की घात 3 लिख सकता हूं, और क्या है? 2/3, तो ये 3 से 3 कटेगा तो 2 की घात 2 मतलब 4 आ जाएगा, बिल्कुल सही है यहां तक तो। चलिए आगे चलते हैं। 64 का घनमूल करना है तो वो 4 होता है, और फिर क्या है? उसकी घात 3/2। इस 4 को मैं 2 का स्क्वायर लिख सकता हूं, और पहले से 3/2 है, तो ये 2 से 2 कट गया, तो 2 का क्यूब कितना आ गया? 8 आ गया आपके सामने। प्लस किसी की भी घात अगर 0 होती है, ये इस पूरे की घात 0 है, तो हमेशा उसकी वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है, हमेशा उसकी वैल्यू 1 होती है, तो ये 1 ही रहेगा, तो आंसर आ जाएगा कितना? 13, मतलब 13 मेरा उत्तर बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखिए, एक पाई चार्ट बना हुआ आया था आपके पास, ठीक है। उस पाई चार्ट के अनुसार अगर देखा जाए तो आपको मासिक बचत 3,000 रुपए दे रखी थी, और भोजन पर वह जो है वो आपको पूछ रहा था, ठीक है। और आपको कोण 60 डिग्री नहीं कुछ और था शायद, कोण की वैल्यू जो है वो वहां पर थी आपके 15 डिग्री, ठीक है। तो 15 डिग्री का मान आपको दे रखा था कितना? 3,000 रुपए। तो 1 डिग्री का मान कितना हुआ भाई? 3,000 बट्टा में कितना? 15। और आपको भोजन के लिए पूछा था, तो ये चला गया कितना? 200, और भोजन के लिए पूछा था जो कि कितना था? 25 डिग्री था वहां पर, तो 25 डिग्री का मान पूछ रहा था, तो 25 का 2 से गुणा करूंगा 50, और 2 0, 5,000 रुपए हमारा आंसर बिल्कुल सही था। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है देखिए, कितने समय में कोई धन का कुल राशि योग 15% वार्षिक साधारण ब्याज से दुगना हो जाएगा? दुगना हो जाएगा मतलब मूलधन कितना लेकर चलोगे भाई? 1 हो जाएगा, मतलब मिश्र धन कितना होगा? 2, तो ब्याज कितना होगा भाई? 1 होगा। 1 ब्याज है, मूलधन कितना? 1, समय कितना आपके पास? समय है यहाँ पर वही पूछ रहा है, और दर कितनी है आपके पास? 15%, बट्टा में क्या आ जाएगा? 100, बिल्कुल सही। 5 से काट सकता हूं 3 बार, 5 से काट सकता हूं इसको 20 बार, तो 20 बटा कितना आ जाएगा? 3, जो कि हो जाएगा 6 से ही 2/3, और यही हमको पूछा था, तो 6 से ही 2/3 हमारा आंसर बिल्कुल सही होगा। महीनों में दे रखा था, तो 6 वर्ष तो पूरे पूरे हो जाएंगे, 2/3 वर्ष को महीनों में बदलना है तो 12 से गुणा कर दोगे, 3 चौक 12, 4 इंटू 2 कितना? 8, तो 8 माह, मतलब 6 वर्ष 8 माह हमारा आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए भाई अगला प्रश्न, अगला प्रश्न आपको कह रहा है कि ये 4 भिन्ने हैं, इन भिन्नों को आपको आरोही क्रम में जमाना है, मतलब बढ़ते हुए क्रम में जमाना है। तो 3/7 का वैल्यू अगर मैं देखूं तो जाएगा नहीं, तो पॉइंट लगा लूंगा तो 30 हो जाएगा, तो 7 चौक 28 हो जाएगा।
फिर बचेगा कितना आपके पास, 2 बचेगा, तो 20 होगा, तो 7 से कर लूंगा तो 7 दूनी 14 हो जाएगा। आगे चलते हैं। 2/9 के लिए अगर मैं सरल करना चाहूं, जाएगा नहीं तो पॉइंट लगा लेता हूं, तो 20 हो जाएगा, तो 9 से 2 18 हो जाएगा, फिर 2 बचेगा, फिर 20 होगा, फिर 18 होगा, ऐसे चलता रहेगा। आगे चलते हैं 5/11 के लिए, जाएगा नहीं, पॉइंट लगा लेता हूं, तो 50 हो जाएगा, तो 4 बार 44 होगा, 6 बचेगा तो 60 होगा, तो 5 बार कर लूंगा 55 के लिए। चलिए भाई आगे कर लेते हैं। 1/4 जो कि हमें पता है पॉइंट कितना होता है, 25 होता है। अब आपको आरोही मतलब छोटा, बड़ा, बड़ा और सबसे बड़ा, तो सबसे छोटा कौन नजर आ रहा है आपको, 0.22 मतलब 2/9। फिर क्या आएगा भाई, 0.25 मतलब 1/4। फिर क्या आएगा भाई, 0.42 मतलब 3/7। फिर क्या आएगा भाई, 0.45 मतलब 5/11। तो ये जो क्रम है, ये क्रम हमारा बिल्कुल सही होगा। अगर ऑप्शन हमारे सामने होते तो ये पॉइंट में वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं थी, सीधा ऑप्शन से भी कर सकते थे। अगला प्रश्न, 7+4√3 जो है, इसका आपको क्या बताना है, वर्गमूल बताना है, स्क्वायर रूट बताना है। बिल्कुल बता सकते हैं, स्क्वायर रूट करना है 7+4√3 का। तो रूट में जब छोटा रूट आता है तो ये जो है ये होता है आपका 2ab के बराबर। तो 2ab इज इक्वल्स टू 4√3, तो ये कैंसिल हो गया 2, तो a की वैल्यू 2 है और b की वैल्यू √3 है। तो क्या ऐड करने पर, स्क्वायर करके ऐड करने पर ये आ रहा है क्या, क्योंकि ये होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर करूंगा तो 4 होगा, और √3 का स्क्वायर करूंगा तो कितना होगा भाई, 3 होगा, और 4 और 3 7 होगा, बिल्कुल मैच कर रहा है। तो इस पूरे का आंसर होता है स्क्वायर रूट में ये a प्लस बी का होल स्क्वायर मतलब 2 प्लस √3 का होल स्क्वायर। स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो 2 प्लस √3 हमारा आंसर बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न में आपको ये कह रहा है कि एक वर्ग में सममित रेखा होती है। सममित रेखा का मतलब होता है कि रेखा खींचने पर जो आकृति है वो दो बराबर भागों में बट जाए। तो कितनी होगी रेखाएं, 1 2 3 और ये 4। तो आंसर क्या होगा हमारा, 4 रेखाएं, जो कि बिल्कुल सही होगा। चलिए अगले प्रश्न में आपको कह रहा है कि इसको सरल करके बताइए, और वापस आपको जो ऑप्शन दिया था वो बार वाली संख्या में ही दिया था, ये गुणा लगा हुआ है। तो 2 गुणा 0.8 पर बार है, ये और ये दोनों एक साथ हटेंगे, बार दशमलव के बाद में एक संख्या पर बार है, तो नीचे 9 भी एक ही आएगा। 8 का 2 से गुणा कर लो, 16/9 हो जाएगा। अब इसका भाग दे देंगे, जो कि एक बार जाएगा, फिर कितना बचेगा, 7 बचेगा, तो 70 होगा। तो 9 से मैं देख लेता हूं, 70 है तो 6 बार में कर लेते हैं, 7 बार 63 सही है, क्योंकि 8 बार में ज्यादा हो जाएगा, 7 बार कर लेते हैं, कितना हो जाएगा भी, 63 हो जाएगा। फिर से 7 बचेगा, फिर से 70 होगा, फिर से 7 बार जाएगा, तो ये क्रम चलता रहेगा। तो इसको मैं लिख सकता हूं 1.7, और उस 7 पर मैं क्या लगा सकता हूं, 12 लगा सकता हूं। चलिए भाई अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर 3 घनों को पिघलाकर नया घन बनाया जाता है, तो नए घन की भुजा क्या होगी। तो हमें पता है इन तीनों घनों का जो आयतन है, और वो आयतन होता है भुजा का क्यूब, वो बनने वाले नए घन के आयतन के क्या होगा, बराबर, और नए घन की भुजा मान ली हमने a। 3 का क्यूब कितना, 27, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125, और ये जो निकालना है उसका क्यूब। इन तीनों का योग कर लेते हैं, जो कि आ रहा है आपके 5 4 9 और 7 6, और 12 और 6 18, और 20 और 1 कितना, 21, 216 आ रहा है। उधर से क्यूब हटेगा, क्यूब रूट होगा, घनमूल होगा, और 216 का घनमूल 6 होता है, तो उस भुजा का मान कितना आ जाएगा, 6 किसमें, सेंटीमीटर। चलिए भाई अगला प्रश्न, क्या कह रहा है अगला प्रश्न, देखिए भाई, कितने समय में 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1000 रुपए का ब्याज 440 होगा। मूलधन कितना है, 1000, ब्याज कितना है, 440, मिश्रधन कितना हो गया, 1440। मिश्रधन बराबर होता है मूलधन 100 प्लस आर, आर कितना है 20, तो 100 प्लस 20 कितना, 120 बटा में 100, और समय जो कि आपको ज्ञात करके बताना है। 0 से 0 बिल्कुल सही है, ये गया कितना, 6, और ये कितना भाई 5,
ठीक है, आप इधर भी 0 से 0 बिल्कुल काट सकते हो, इसको भी काट सकते हो, बिल्कुल काट सकते हो। ये हो गया कितना 25 और 144 का आधा 72 और 72 का आधा करोगे तो कितना हो जाएगा 36। तो 36 बटा क्या आ गया 25, जिसको मैं लिख सकता हूं क्या 6 बटा 5 और उसका क्या होल स्क्वायर। और उधर क्या चल रहा है आपके 6 बटा 5 और उसकी घात t। तो हमें पता है घातांक के नियम के अनुसार बराबर का चिन्ह हो, दोनों तरफ आधार समान हो, तो घातें भी आपस में एक समान होती है। तो t जो समय पूछा है वो समय आ गया कितना 2 वर्ष, और वही हमारा आंसर बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न क्या कह रहा है देखिएगा आपको, एक पासे को उछालने पर अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी। एक ही पासा उछालना आपको, तो कुल स्थितियां क्या होगी 6 होगी। हमारे पक्ष में स्थितियां कितनी है, हमारे पक्ष में अभाज्य संख्या, तो अभाज्य संख्या 2, 3 या फिर 5। 3 हमारे पक्ष में स्थितियां है, तो फेवरेबल कंडीशन अपॉन टोटल कंडीशन 1/2 हमारा आंसर बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न, सबसे छोटी सबसे छोटी संख्या जिसे दो घनों के योग के रूप में लिखा जा सकता है वो कौन सी होगी। तो ऑप्शन जो थे उसमें 1332 भी एक ऑप्शन था, तो उसके अनुसार देखें तो 11 का क्यूब और 1 का क्यूब, तो ये होता है 1331, और ये 1 का क्यूब 1, इनको जोड़ने पर आपके 1332 आ रहा था। ठीक है भाई, चलिए अगला प्रश्न, एक निश्चित घटना की प्रायिकता क्या होती है। घटना होनी है उसकी प्रायिकता क्या होगी 1, तो 1 से ज्यादा प्रायिकता होती नहीं है। अगला प्रश्न, अगला जो पेपर है वो है हमारा रिट लेवल 2 27 फरवरी का, उसको हम नेक्स्ट वाले वीडियो में कवर करेंगे क्योंकि ये वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। तो आई होप मैं आपको दोनों 27 फरवरी लेवल 1 वाला और 28 फरवरी लेवल 2 वाला पेपर समझाने में कामयाब रहूंगा। जैसा कि मैंने कहा मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन थे, थोड़ा सा डेटा इधर उधर हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट वाले वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारा 27 फरवरी L2 को जो 27 फरवरी का L2 का जो पेपर हुआ था उसके लिए। अगर आप नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नए वीडियोस जो है उनके बारे में आपको जानकारी मिल पाए। थैंक यू सो मच।